तो 6 से 8 कैटेगरी में हम आज प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान पहली बात तो नाना साहब को जानिए कि नाना साहब ने जो है 1857 के विद्रोह को कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था। तो आंसर है कानपुर, ठीक है। और कानपुर में नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप जो है नाना साहब के बारे में कुछ जानते होंगे कि वो थे क्या। तो आप बोलेंगे कि वो मराठा थे, है ना। जैसे शिवाजी को आप जानते हैं, शिवाजी महाराज जी को जानते हैं। तो ऐसे मराठों में जो है किस चीज़ का पदवी होता था, आप बताइए। वजीर का होता था, नायब का होता था, पेशवा का होता था। तो आप कहेंगे सर पेशवा का होता था। तो इस प्रकार जो है अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो कि उन्होंने क्या घोषित किया होगा, ठीक है। तो जैसा उनके यहाँ पे कल्चर रहा होगा तो उनके यहाँ कल्चर था, मराठों में कल्चर था पेशवा का, ठीक है। तो इसलिए भी ये तरीका हम आपको बता रहे हैं कि जब आप आंसर में कंफ्यूज हुई तब आपको आंसर कैसे सही लगाना है, ठीक है। तो जो है नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था और इन्होंने कानपुर से नेतृत्व प्रदान किया था। बगल में लखनऊ है, लखनऊ में ध्यान रखिए बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो यहाँ के हैं उनको पता है बेगम हजरत महल का। हजरतगंज में पार्क भी है, ठीक है। तो बेगम हजरत महल ने इनका जो कह सकते हैं युवराज था, बहुत छोटा था, जो इनका बच्चा था वो काफ़ी छोटा था उम्र में, तो इस वजह से इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण आप मिस कर जाते हैं, मेरठ में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेरठ में जो 10 मई को दिल्ली कूच हुआ था, 10 मई को दिल्ली के लिए रवानगी हुई थी क्रांतिकारियों की, 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी और उसकी जो है नेतृत्व किसने प्रदान किया था। तो आपका आंसर होना चाहिए कदम सिंह। बीपीएससी तैयारी में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, कदम सिंह ने जो है मेरठ में नेतृत्व प्रदान किया था, जो मेरठ से दिल्ली के लिए क्रांतिकारी चले थे 10 मई को, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे आज स्पेशल इस वीडियो में आज हमको कुछ तरीके भी आपको बताएंगे कहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना रहता है क्वेश्चंस को। आते हैं अगले प्रश्न पे, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी। तो लेफ्टिनेंट एस्ट, ठीक है। पहली बात तो जानी कि ये इंसिडेंट है कब का, घटना कब की है। तो 22 जून, ठीक है। तो 22 जून 1897, 22 जून 1897। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी जब हम कोई भी प्रश्न करते हैं तो उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है। केवल आंसर जानना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगली बार परीक्षा में प्रश्न उसी के इर्द गिर्द आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आयस्ट ने जो है आपका 22 जून 1897 इनकी हत्या की गई थी, लेफ्टिनेंट आयस्ट की। और आयस्ट थे कौन, तो ये ब्रिटिश अधिकारी थे और ये पूना के प्लेग कमिश्नर थे। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं थे, रैंड थे, WC रैंड, WC रैंड की हत्या भी की गई थी। पूना के प्लेग कमिश्नर थे, पूना के प्लेग कमिश्नर थे। प्लेग कमिश्नर का मतलब होता है कि 1896-97 में पूना में भयंकर प्लेग फैला था और उसकी इंक्वायरी वगैरह के लिए, उसको देखने दाखने के लिए जो है इसको WC रैंड को जो है, जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, इसके नेतृत्व में जो है ब्रिटिश सरकार ने, या ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो जो भारत में ब्रिटिश सरकार है तो उन्होंने जो है WC रैंड को अपॉइंट किया और इनका काम था कि जो पूना में प्लेग फैला है लोगों की मतलब अच्छे के लिए काम करना। लेकिन इनके वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई और लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश था और कई सारी जो दुखद घटनाएं भी देखने को मिल रही थी। इस वजह से 3 भाई थे, ठीक है, जिनको हम चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं। डिटेल में समझ लीजिए, चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और ये कौन कौन थे, तो दामोदर हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और साथ में जो है वासुदेव हरि चापेकर, 3 भाई थे। और यहाँ पे आपको 2 आंसर दिए हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चापेकर बंधु, आपने इससे पहले चापेकर बंधु नाम सुना होगा, तो यही है चापेकर बंधु, ठीक है। तो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, तो ये आपको क्लियर हो गया। इन्होंने क्या किया था, जो रोष फैला उसके वजह से जो इन लोगों ने लीड लिया और इन्होंने फिर 22 जून 1897 को WC रैंड, जो ब्रिटिश अधिकारी था, पूना का प्लेग कमिश्नर था, इसके विरुद्ध असंतोष था, इसकी हत्या कर दी। और इसके साथ में जो आयस्ट था, तो लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या गलती से कैसे हुई, तो लेफ्टिनेंट आयस्ट को मारना इनका मकसद नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था, क्योंकि ये इनकी जो है सिक्योरिटी की टीम में थे, ठीक है। WC रैंड की सिक्योरिटी टीम में थे आयस्ट, और ये मतलब मिलिट्री कह सकते हैं, मिलिट्री जो सुपरवाइज़र होते हैं, मिलिट्री जो साथ में चलती है आर्मी, वो, ठीक है। तो इसके ये अधिकारी थे, अंग्रेज मतलब ये सेना के अधिकारी थे इनका। और चापेकर बंधु किसको मारना चाहते थे, तो WC रैंड को। तो उन्होंने अब चूँकि बम मतलब इनको मारा साथ में, ठीक है, इनको मारा तो साथ में आयस्ट की भी हत्या हुई। तो ये आप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, देखिए कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1908 का दिन, 30 अप्रैल 1908 का दिन, स्थान मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है।
और यहाँ पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है कलकत्ता के जो मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट में मतलब प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, असफल रहे, ठीक है, और गलती से 2 महिलाओं की मृत्यु हुई, ठीक है। फिर खुदीराम बोस पकड़े गए, इनको जो है फिर फांसी हुई और ये सबसे कम उम्र के शहीद बने। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, खुद को गोली मार ली थी, पुलिस इनको पकड़ने गई, अपने आप को घिरा पाए तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। खुदीराम बोस ये किससे जुड़े हैं? मुजफ्फरपुर बम केस से, मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र से। ये हो गया। अब इसके बाद मदनलाल ढींगरा के बारे में जानिए, पूछा गया इनसे, ठीक है। तो इन्होंने हत्या की थी विलियम हर्ट कर्जन बिली की। पूरा नाम ध्यान रखिए। तो विलियम हर्ट कर्जन बिली, या कर्जन बिली भी बोला जाता है, विलियम कर्जन बिली भी बोला जाता है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, बिली, ठीक है। तो विलियम हर्ट कर्जन बिली, ये हो गया आपका एनालिसिस, ठीक है। इसी तरीके से हम विश्लेषण करते हैं जब भी करते हैं। और साथ में आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, दामोदर और बालकृष्ण, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए कि 1896-97 में 1896-97 महाराष्ट्र में प्लेग महामारी फैली और इस दौरान तिलक ने, किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने खुद को राहत कार्यों में झोंक दिया, लेकिन वो महामारी के दौरान ब्रिटिश शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये से सख्त नाराज थे। इसलिए उन्होंने अखबार में एक लेख लिखा जिसमें गीता की पंक्तियों के जरिए कहा गया था, जुल्म करने वालों को बेकसूर नहीं माना जा सकता, ठीक है। और कहा जाता है कि इस लेख से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने चार्ल्स रैंड की हत्या कर दी, WC रैंड की हत्या कर दी, और ब्रिटिश सरकार ने तिलक को इस हत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। 18 महीने की जेल हुई। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो है सपोर्ट किया था और इसकी वजह से इनको जो है जिम्मेदार भी माना गया। 18 महीने की इनको जेल भी हुई। आते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, ठीक है। क्या ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है क्रांतिकारियों के पक्ष में, कौन से क्रांतिकारी? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इनके पक्ष में केसरी अखबार में लिखा था। ये कई लोग नहीं जानते, तो केसरी अखबार में इन्होंने लिखा था और इसी वजह से 3 जुलाई 1908 को अंग्रेजों ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी, ठीक है, और जेल में डाल दिया गया था। जेल में रहने के दौरान तिलक ने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य भी लिखी थी। 1914 में जेल से बाहर निकले, तब तक इन्होंने गीता रहस्य लिख चुके थे, ठीक है। तो पूछा गया गीता रहस्य किसने लिखी? तो तिलक ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी आप ट्रिकी प्रश्न था लेकिन आप कर सकते थे। अब हम आपको समझाते हैं कैसे, ठीक है। तो किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां दी गई थी? प्रश्न पूछा मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी, हमें पता करना है, ठीक है। अब आते हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ये घटना है गोल्डन टेम्पल की 1924 के आसपास, ठीक है। 1924 की घटना है। उससे पहले 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपने सुना होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम आपसे पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कांग्रेस जो है पंजाब के किन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसकी वजह से जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे विरोध करने के लिए सरकार का? तो आप कहेंगे सर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। अब समझिए, सैफुद्दीन किचलू पंजाब के नेता हैं, ठीक है। बरदुद्दीन तैयब जी के बारे में आप जानते हैं कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले अध्यक्ष थे जो कि मुस्लिम थे कांग्रेस के, ठीक है, 1887 में। ये तो हो नहीं सकते। हकीम अजमल खान। अब सैफुद्दीन किचलू के बारे में आपने पढ़ा है कि सत्यपाल के साथ में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम एकता दर्शाने के लिए अगर आपको आंसर लगाना हो, मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप वहाँ से रिलेट करके आंसर लगा सकते थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। और इसके बारे में समझ लीजिए हुआ क्या था। तो जो है 1924 तक खिलाफत आंदोलन एकदम से ठंडा पड़ गया था। 1922 तक आते आते जो है खिलाफत का जो एक प्रश्न था वो डाउन होने लगा। फिर 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए 2 चीज़ें हुई। पहला था कि जो मुस्लिम थे दिल्ली में, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को जो कि आर्य समाज से जुड़े थे, आर्य समाज के थे, और उनसे जो है बोला कि आप जो है जामा मस्जिद पे उपदेश दीजिए। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, तो जामा मस्जिद दिल्ली से बोला उनको कि आप उपदेश दीजिए यहाँ से, ठीक है, उपदेश दीजिए। और बदले में फिर क्या हुआ कि सैफुद्दीन किचलू को जो है भाईचारे के बढ़ावा देने के लिए गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ दी गई, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए और 1924 में यह हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया गया? तो ये बीपीएससी तैयारी में प्रश्न फिर से मतलब पहले भी आ चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा घूम के पूछा है, ठीक है। तो आंसर है आपका सिंगापुर, और यह प्रश्न हमने डिटेल में इससे पहले की तैयारी वीडियोज़ में देखा भी है, तो ये आपका क्लियर है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा को नेतृत्व कर रहे थे? ठीक है, तो ये आंसर है आपका यहाँ पे न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। इसको द ग्रेट मार्च बोला जाता है। साउथ अफ्रीका में हुआ। कब हुआ? तो 1913 में। वर्ष आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट जानना हो तो 6 नवंबर 1913 को न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक मार्च हुआ, ठीक है। और भारत आने से पहले गांधी जी का कह सकते हैं ये एक सबसे महत्वपूर्ण, मतलब जो लास्ट आखिरी उन्होंने काम किया था सबसे महत्वपूर्ण वो यही था। न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक कार्यकर्ताओं का मार्च निकाला था और इसमें 2037 पुरुष, 127 महिलाएं और 57 बच्चे थे। समझ सकते कि कितना बड़ा मतलब इन्होंने मार्च यहाँ पे किया था, यात्रा किया था। और साथ में अगर बात करें तो इन्होंने जो है 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका से, जो कि इनका पहला अखबार था, इंडियन ओपिनियन। और यहाँ से ये साउथ अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव से लेकर जो भेदभाव होते थे उसके खिलाफ वो बहुत जागरूक रहते थे गांधी जी। और फिर गांधी जी ने उसी केस से रिलेटेड ये केस था, तो आपका न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर दीजिएगा। लास्ट टाइम के लिए आपको बहुत ही बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता दिए जाएंगे किसी भी घटना से रिलेटेड जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से आप उनको रिवाइज करके आराम से पेपर दे सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें सभी लोग। फिर है प्रश्न, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। अब आइए हम यहाँ पे हमको समझाते हैं कि कैसे आपको ABCDE में कैसे आपको फ़र्क करना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है 1857 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। फिर है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अब पहला चीज़, जब ऐसे क्वेश्चन में आप फंसिए जो आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप पहले इस ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है। पहले रीज़न क्या है कि पाँचवा ऑप्शन बहुत कम होता है, सही होने की संभावना बहुत कम होती। अगर आप श्योर हैं, 100% श्योर हैं तो आप इसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो उस केस के लिए हम बता रहे हैं 5वें ऑप्शन को स्किप कर दीजिए। अब आते हैं 3 ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखिए, बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अब हम आपसे पूछें कि कोई कानून ब्रिटिश सरकार ने 1859 में बनाया होगा तो शादी करने से रिलेटेड थोड़े ना रहा होगा। अगर बागान श्रमिक हैं तो बागान श्रमिकों को जो है उनको काम कैसे कराना है, ठीक है, क्या उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं, क्या उनको जो है कार्य करने की इजाज़त होगी, क्या नहीं, उससे रिलेटेड होगा ना। अब शादी करने से थोड़े ना सरकार उसमें जाएगी। और जबकि 1857 में, आप खुद दिमाग लगाइए, 1857 में धार्मिक मसले पर, जो 1857 की तात्कालिक कारण क्या था? धार्मिक मसला। इनफील्ड राइफल याद आया आपको, ठीक है, कारतूस, चर्बी भरे कारतूस। तो अब 1859 से रिस्क तो लेगी नहीं सरकार, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा चीज़, अब यहाँ आप बी और सी में देखिए, ठीक है, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अब बताइए बागान श्रमिक जंगल कहाँ चले जाएंगे? बागान श्रमिक कहाँ होंगे? बागान श्रमिक बागान में होंगे ना। तो आपका आंसर चाय बागान। तो आपको यह समझ में आ गया कैसे जब हम 5 ऑप्शंस में फंसते हैं तो हम 5वें ऑप्शन को कैसे बचते हैं, ठीक है। 5वें ऑप्शन को आप छोड़ दें, अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिए। 3 ऑप्शंस में देखिए, कोशिश करिए। अगर 3 ऑप्शंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी हैं, तो आपका आंसर केवल एक ही होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह हुआ था 1906 में, ठीक है, फैक्चुअल है तो आपको बस ध्यान रखना है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेरो हिमनद अवस्थित है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसके बारे में ध्यान रखिए कि जो वोल्टेरो हिमनद है ये कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम में। और यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है, जो आपका काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम, पहली चीज़ तो आप ये ध्यानिए कि काराकोरम के बाद लद्दाख के बाद झांसकर श्रेणी, फिर पीर पंजाल। जब हम उत्तर से दक्षिण आते हैं तो हमारा ये क्रम में पड़ता है। सबसे पहले सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर झांसकर श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब यहाँ पे बात करें, वोल्टेरो हिमनद जो है वो ग्लेशियर है, ठीक है, और ये काराकोरम में स्थित है। आपको ध्यान क्या रखना है? 5 ग्लेशियर याद रखने हैं, 5 ग्लेशियर याद रखने हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पड़ेगा सियाचिन, ठीक है, और सियाचिन से पहले पड़ेगा बाल्टोरो, सियाचिन से पहले पड़ेगा, इससे पहले पड़ेगा बियाफो, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में आप चेक कर लीजिएगा क्या लिखते हैं, बियाफो, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम होगा। फिर है हिस्पर, ठीक है, और सबसे पश्चिम में अगर पूछे तो बाटुरा, ठीक है, तो बाटुरा ध्यान रखिएगा सबसे पश्चिम में है,
ये वेस्ट में है और ये ईस्ट में है। तो क्लियर हो गया। बाटूरा आ रही है, बाटूरा, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन, और ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? काराकोरम में, पहला चीज़। ठीक है। और जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो स्थित है वो काराकोरम में ही। ठीक है। और ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो केंद्रीय उच्च भूमि को समझने से पहले हम इसका चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं। ठीक है। ये है केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। ये है आपकी नर्मदा नदी, देख रहे हैं, नर्मदा नदी है ये। ठीक है। तो नर्मदा नदी है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो भाग है वो केंद्रीय उच्च भूमि है, और नर्मदा नदी के जो दक्षिण वाला भाग है वो दक्कन का पठार है। क्लियर होगा आपके? ठीक है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में यानी जो सतपुरा पहाड़ है, सतपुरा से लेकर, ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो दक्कन का पठार का भाग है। और नर्मदा नदी से ऊपर आपका कौन सा पर्वत पड़ता है? तो विंध्य पड़ता है। ठीक है। और विंध्य, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मालवा प्लेटू पड़ता है, मालवा पठार पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अरावली का भाग है, ये अरावली का भाग है। ठीक है। और ये केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स, और सबसे जो पूर्वी भाग है ये छोटा नागपुर पठार, आप समझ रहे हैं, छोटा नागपुर पठार। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रश्न पे। अब देखिए प्रश्न क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह है कि यह अरावली से घिरा है। तो हमने अभी आपको दिखाया कि जो उत्तरी भाग है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए केंद्रीय उच्च भूमि है, तो यहाँ पे जो उत्तरी भाग है आपका अरावली स्थित है। नीचे आप पश्चिमी भाग में आएंगे तो आपका मालवा पठार स्थित है। ठीक है। तो और यह दक्कन पठार का भाग है। तो हमने आपको बताया कि दक्कन पठार अलग है, केंद्रीय उच्च भूमि अलग है, और इसको अलग कौन करता है? तो नर्मदा नदी। तो आपका बी तो गलत हो गया। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि ये भाग है पश्चिमी भाग, ये कौन सा भाग है? तो मालवा का पठार है। ठीक है। तो केंद्रीय उच्च भूमि आपको क्लियर हो गया। चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यह आपका ए और सी सही है, बी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। और जो भी जिन्होंने भी इससे पहले इन सब वीडियोस को पहले कहीं देखा है, भूल जाइए उसको। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? सैलो लेक पूछ रहा है। ठीक है। और सैलो लेक जो होते हैं, यहाँ पे उथली झील पूछा तो सुपोषण झील को हम जो है सैलो झील, उथली झील मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा लैगून झील को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि लैगून झील नहीं दिया है। ठीक है। लैगून झील नहीं दिया, जैसे चिल्का झील होता है। ठीक है, चिल्का झील, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, पता है आपको। ठीक है। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं सैलो लेक की। अब आते हैं सुपोषण झील होता क्या है? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं यूट्रॉपिक लेक। ठीक है। और इसमें पोषण की जो मात्रा होती है, ठीक है, पोषक तत्व समृद्ध होता है। पोषक तत्व का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, जिससे मतलब इसके आसपास के क्षेत्र में जो इस झील के से रिलेटेड जो इकोसिस्टम होगा, ठीक है, इसका जो पारितंत्र होगा वो इतना मजबूत होगा कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे आएंगे। ठीक है। पक्षी से लेके सब कुछ आएंगे और इसका, ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं। पोषक तत्व का मतलब ये होता है। तो यूट्रॉपिक लेक, सुपोषण लेक और ये उथली झील होते हैं। उथली झील होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है कि जो सनलाइट है, जो सूर्य की ऊर्जा है, वो उथली झील होती है, तो जो है अपना काफ़ी हद तक, ठीक है, जो ज़्यादातर भाग होता है झील का वहाँ तक पहुँचती है। इस वजह से जो है कह सकते हैं कि मतलब सूर्य का ऊर्जा मिलने से एक हिसाब से इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि होती रहती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं, इसी का उल्टा होता है अल्पपोषी झील। ठीक है, ओलिगोट्रॉपिक लेक। तो अल्पपोषी झील इसी का जस्ट उल्टा होता है। और खारी झील तो आप जानते ही हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है लैगून झील तो हम मान सकते थे, लेकिन लैगून झील नहीं दिया, तो इसलिए खारी झील आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो ये सुपोषण झील आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है? तो जिन्होंने भी अगर इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ा है, जो है जियोग्राफी को पढ़ा है, तो अगर मध्य सागरीय बायोम को पढ़ा है, ठीक है, मध्य सागरीय जलवायु को पढ़ा है, तो आप वहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे एक चैपेरल नाम का शब्द आता है। और चैपेरल नाम का जो शब्द है एक जीवोम बायोम को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैसा बायोम होता है? तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जो होते हैं, ठीक है, जो मुकाबले जहाँ पे वृक्ष वगैरह बहुत कम होते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये भूमध्य सागरीय झाड़ी वन होते हैं, इन्हीं को हम चैपेरल बोलते हैं। चैपेरल। ठीक है। और साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, जो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन चैपेरल या भूमध्य सागरीय बायोम या भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो पहला चीज़ तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र आप जानते ही हैं, जो यूरोप में भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, वो तो क्षेत्र आप जानते ही हैं। ठीक है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया। दूसरा आपका हो गया
कैलिफोर्निया, अमेरिका का कैलिफोर्निया, वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु और भूमध्य सागरीय झाड़ी वन या चैपैरल पाए जाते हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया क्लियर हो गया। अब आते हैं सेंट्रल चिली, केंद्रीय चिली। ठीक है, सेंट्रल चिली जो चिली देश है साउथ अमेरिका में, वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा केप टाउन, सुना होगा आपने नाम। केप टाउन कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका जो कंट्री है, तो दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे चैपैरल बायोम या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय झाड़ी वन ये सब पाए जाते हैं। पहला है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जो आपका मतलब भूमध्य सागरीय का मतलब हो गया कि आपका दक्षिणी फ्रांस, ठीक है, दक्षिणी स्पेन, फिर इधर इटली, ये सब मुख्यतः। फिर कैलिफोर्निया अमेरिका में, सेंट्रल चिली हो गया, केप टाउन हो गया, और फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्लियर हो गया आपको? और ऐसे ही अगर आप डिमांड करेंगे तो हम आपको ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको टेलीग्राम में दे भी देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते तो इस वजह से हमें एक प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाता है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं आपको बेस्ट देने का। फिर अगला है आपका, ठीक है, प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ जो है लोकल विंड्स, स्थानीय पवनों के बारे में दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले फॉन के बारे में जानिए। और जो फॉन होता है ये स्विट्जरलैंड में एक्टिव होता है। ठीक है, और ये गर्म स्थानीय हवा है। फॉन जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अलावा जो चिनूक होता है, इसको स्नो ईटर बोलते हैं। ठीक है, बर्फ़ खाने वाली हवा। ठीक है, और चिनूक जो होती है ये जो है कहाँ पे एक्टिव होती है? तो रॉकीज़ आपने पढ़ा, अगर हमसे पढ़ा है तो जानते होंगे कि रॉकीज़ कहाँ पे है। तो रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में जो स्थानीय पवन चलती है जिसको हम चिनूक बोलते हैं, तो इसको बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं, क्योंकि गर्म हवा होती है जिसके आने से बर्फ़ पिघलने लगती है। ठीक है, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो इस प्रकार जो है इसको हम चिनूक, बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं। अब आते हैं, तो आपका ए में 4 है और बी में 3 है। ठीक है, तो ए में 4, बी में 3। अब आते हैं मिस्टल पे। मिस्टल क्या है? तो मिस्टल को ध्यान रखिए, ठंडी है स्थानीय हवा, ठंडी स्थानीय हवा है। और ये जो है कहाँ पे है? तो मिस्टल जो है दक्षिणी फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में। और दक्षिणी फ्रांस का मतलब होता है जो भूमध्य सागर से सटा हुआ फ्रांस है, भूमध्य सागर तट से जो सटा हुआ फ्रांस है, वहाँ पे मिस्टल एक्टिव रहता है। ठंडी स्थानीय हवा है। ठीक है, हालत ख़राब कर देती है। इसके अलावा जो घाटी हवा होती है वो दैनिक हवा से रिलेटेड होता है। ठीक है, डायurnal विंड बोलते हैं, डायurnal विंड। तो घाटी ये हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सही 4, 3, 2, 1। इसके अलावा आपको हम टेलीग्राम में जो है एक लिस्ट दे देंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्थानीय पवनें होती हैं, जैसे ब्रिक फील्डर करके है। ठीक है, ऐसे ही आपका अफ्रीका में है। ठीक है, हरमटन विंड है, हरमटन पवन है। ठीक है, डॉक्टर विंड जिसको बोलते हैं, तो वो सब हम आपको एक लिस्ट दे देंगे। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसके अलावा और कोई प्रश्न आएगा तो आपका हो जाएगा। फिर है प्रश्न टफ किससे संबंधित है। तो टफ यहाँ पे जो है ध्यान रखिए, टफ होता क्या है? तो जो टफ होता है TUFF, टफ होता क्या है? तो जो मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो बाहर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे ज्वालामुखी राख। ठीक है, ज्वालामुखी राख। अब क्या होता है कि ज्वालामुखी राख जो है संपिंडन की वजह से, लिथिफिकेशन की वजह से गठित हो जाता है, सेल बन जाता है, चट्टान बना लेता है, सेल बन जाता है। ठीक है, और इस सेल जो बन जाता है इसी को हम टफ बोलते हैं। तो टफ जो है किससे संबंधित हुआ? तो ज्वालामुखी रॉक्स। क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनादिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? ठीक है, तो अनादिवासी बस्तियों को जो है हम ध्यान रखिए मड़ई नगर के नाम से जानते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सैंटी टाउन्स। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, मड़ई नगर बोलते हैं। और अनादिवासी बस्तियाँ होती हैं। ठीक है, इनफॉर्मल सेटलमेंट होते हैं, लेकिन आपका ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अनादिवासी बस्तियाँ होती हैं वो क्या होती? मड़ई नगर। तो इससे मत कंफ्यूज करिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर है मड़ई नगर, सैंटी टाउन्स। और ये आपका जो है जियोग्राफी से प्रश्न पूछा गया NCERT से। वहाँ पे आपका चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स करके। ठीक है, मानव बस्तियाँ करके, तो वहाँ से आपका प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? अब इससे आसान प्रश्न कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। फ्री के 1 नंबर। जानिए कैसे। मरुद्भिद का मतलब क्या होता है? मरु का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर मरुस्थल, डिजर्ट। अब बताइए मरुद्भिद कहाँ पाए जाएंगे? मरुस्थलीय वन में ही तो पाएंगे। सिंपल, सबसे सिंपल सवाल। शब्द से अर्थ आपको जान लेना था, नहीं पता था तो भी। कई लोग इसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको कई डायमेंशंस मिल जाते हैं प्रश्न में। ठीक है, फिर आते हैं जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानता किस ऊंचाई पर होते हैं? अब यहाँ पे कई लोगों ने 35,000 लगाया, कई लोगों ने कुछ और लगाया। तो आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा? पहली चीज़ तो जानिए कितने ऊंचाई पे होता है। तो आप कहेंगे सर 35,786 किलोमीटर।
अब 35,786 किलोमीटर को अगर हम अनुमानता लगाएंगे, ठीक है, अप्रॉक्स में ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, 36,000 की तरफ जाएगा, 35,000 की तरफ जाएगा, आप बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर 35 से कम होता तो 30 की तरफ जाता, लेकिन चूंकि 35 से ज़्यादा है, 35,786 किलोमीटर, तो इसलिए हमारा आंसर 36,000 होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि अनुमानता किस ऊंचाई पर होता है, 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 35,786 किलोमीटर होना चाहिए और इसके अप्रॉक्स में 36,000 होना चाहिए, जो कि आपके विकल्प में नहीं है, ठीक है। 35,786 किलोमीटर ये मतलब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट का मतलब समझ ना कि ये 35,786 किलोमीटर में होता है, लेकिन इससे ऊपर भी जा सकता है, अरे 1 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इतना तो जा ही सकता है। तो इस चीज़ की बात है, तो हमेशा इससे ज़्यादा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। और आप देखें तो 36,000 से इसका डिफरेंस काफ़ी कम है, 35,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो हम क्लोज वाला आंसर लेंगे जब भी लगभग पूछा जाएगा। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर देखें तो आपका है यहाँ पे IR², ठीक है। तो ये आपका पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पावर, ठीक है। तो पावर बराबर होता है BI, ये आपको क्लियर होना चाहिए, पावर बराबर BI होता है। अब B बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर ओम ला हमने पढ़ा है, IR होता है। तो अब पावर बराबर B बराबर IR लिख देते हैं, IR और I पहले से है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, I²R हो गया, P बराबर I²R हो गया, कहेंगे ठीक है सर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा, ठीक है, तो आपका जो आंसर हो गया ये हो गया और ये हो गया। इसके अलावा अगर आपसे बात करें यहाँ पे, तो एक और आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसका, और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो P बराबर B²/R, P बराबर B²/R, ये भी फार्मूला होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बार पूछ सकता है। तो कौन सा प्रदर्शित नहीं करता फार्मूला, ये, बाकी आपके सभी फार्मूले हैं पावर के। अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट पूछा गया है, और बाई प्रोडक्ट होता है साबुन उद्योग का, सिंपल प्रश्न है ग्लिसरॉल, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आप पहले भी पूछे गए हैं, तो ग्लिसरॉल NCERT से प्रश्न है ये, ग्लिसरॉल साबुन उद्योग का बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये होता क्या है, तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के। आगे बढ़ते हैं, फिर है प्रति, और आप यहाँ पे जैसे इस प्रश्न में अगर मान लीजिए आपको एलिमिनेशन करना हो, तो आपका मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पूछा बाई प्रोडक्ट उपजात, नेफ्थलीन आप जानते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, सब्लिमेशन की वजह से। सब्लिमेशन जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, हिंदी अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है इसका, तो हो जाती हैं। तो इस ये तो आंसर होने से रहा, जो चीज़ गैस बन के उड़ जाएगी वो बाई प्रोडक्ट कैसे बचा, ठीक है, वो तो उड़ जाएगी, है ना। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। कास्टिक सोडा के बारे में आपने पढ़ा है, इसका कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, सोडा का साबुन से रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो क्लियर है, तो आपका आंसर हो गया ग्लिसरॉल। नहीं पता तो 5वें ऑप्शन पर नहीं जाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 2-4 प्रश्न और हैं। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो जो प्रतिदीप्त ट्यूब होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये होते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मरकरी वेपर और आर्गन का प्रयोग होता है, साधारणतः मरकरी वेपर और आर्गन गैस का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो रक्त में जो तरल माध्यम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं प्लाविका या प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है इसमें 92% जल होता है, 92% जल होता है, और 8% जो है सॉलिड चीज़ें होती हैं। तो 92% जल होता है प्लाज्मा में, ठीक है, इसलिए इसको हम तरल माध्यम बोलते हैं। तो जो तरल आपका कंपोनेंट पाया जाता है रक्त में, यही होता है। अब जान लेते हैं कि रक्त में होता क्या क्या रक्त में। तो पहला आपका हो गया प्लाज्मा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया RBC रेड ब्लड सेल, और RBC में इरिथ्रोसाइट्स का नाम याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट्स। अगर ब्लड टेस्ट कराया होगा तो सब आपको ये नाम मिल जाएंगे वहाँ पे। फिर WBC है, WBC को हम लिम्फोसाइट, यहाँ पे बड़े ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इसके अलावा प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, पता है आपको। तो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन में मदद करते हैं, ठीक है। WBC प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं, प्रतिरक्षा देते हैं। RBC क्या करता है, तो ये फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन होती है और पोषक जो चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, फेफड़ों और ऊतक तक, फेफड़ों और टिश्यू तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं, तो पाचन के बाद प्रोटीन का परिवर्तन होता है एमिनो एसिड्स में,
ठीक है। और ये पाचन के बाद जो एमिनो एसिड्स में परिवर्तन होता है कराता कौन है, कौन सा एंजाइम होता है, तो ध्यान रखिए ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वह जिम्मेदार होता है पाचन के लिए, जो मतलब प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम पता होना चाहिए आपको। और ये कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से पैनक्रियास, ठीक है। अब इससे भी जरूरी, ये तो हो गया, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl पाया जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वहाँ से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है पेप्सिन। याद आ गया होगा आपको। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है जिसमें HCl होता है, ठीक है। और HCl की उपस्थिति से जो है पेप्सिन एक्टिवेट होता है, पहला चीज़। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, छोटे पेप्टाइड में, ठीक है, छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। यानी जो आरंभिक रूप से जो आपका टूटता है प्रोटीन, वो पहले छोटे पेप्टाइड में टूटेगा, फिर छोटे पेप्टाइड के बाद आगे की प्रक्रिया होगी तो फाइनली जाके ट्रिप्सिन के माध्यम से, किसके माध्यम से, ट्रिप्सिन जो अग्नाशय छोड़ता है, तो ट्रिप्सिन के माध्यम से फिर वो आगे की प्रक्रिया होगी जब वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये फ़र्क आपको पता चल गया पेप्सिन और ट्रिप्सिन में। आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो से आपके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको अगर मतलब इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए और साथ में चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप के सहयोग से चैनल आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादातर अभ्यर्थी तक पहुंच पाए। फिर अगला प्रश्न है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम CFC बोलते हैं, निर्मित होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है, क्या विनष्ट होता है। तो ये इसका आंसर ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक ओजोन होता है, एटमॉस्फेरिक ओजोन, वायुमंडलीय ओजोन होता है, कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है। और समताप मंडल में कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। अब होता क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये जो है ओजोन परत को क्षरण में जिम्मेदार हैं। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए आया था। और यहाँ पे समताप मंडल में पाया जाता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से जो है इसका क्षरण हो रहा है, ठीक है, और ओजोन का। तो आपका आंसर हो गया सिंपली ओजोन मॉलिक्यूल। आपको इस प्रश्न में कंफ्यूज होना ही नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो ध्यान रखिए बैक्टीरिया, ठीक है, शैवाल, बैक्टीरिया शैवाल, जैसे नीलहरित शैवाल हो गए, ठीक है। फिर फंजाई, जिनको हम कवक बोलते हैं, फंजाई, ठीक है। तो ये सब जो है ध्यान रखिए, इनको हम सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता, ठीक है। और दूसरा नाम इनका अपघटक। तो आपका आंसर हो गया अपघटक, सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स भी मान सकते हैं इनको हम, ठीक है। लेकिन यहाँ द्वितीय उपभोक्ता दिया गया तो ये नहीं हो सकता। प्राथमिक उपभोक्ता दिया होता तो हम कंसीडर कर सकते थे। और ये अपघटक के रूप में होते हैं, ठीक है। और अपघटक के रूप में क्यों होते हैं, और इंग्लिश में इनको सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। और ये करते क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, ये सब करते क्या है, तो ये क्या करते हैं, मृत जीवों को सरल अकार्बनिक घटकों में विघटित कर देते हैं, ठीक है। तो जो मृत जीव होते हैं उनको सरल अकार्बनिक घटकों में विघटित कर देते हैं, जिसके कारण जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनको जो है पोषक तत्वों तक उनका पहुंच मिल जाती है, इस वजह से, टूटने की वजह से। तो ये अपघटक का काम करते हैं। आपका आंसर हो गया अपघटक, ठीक है। और बैक्टीरिया आए, शैवाल आए, कवक आए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो प्रश्न है ये समाप्त होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथ में टेलीग्राम लिंक्स आपको दिए जाएंगे, जो आपको प्लेलिस्ट दी गई है वो देख लीजिएगा। और आपको जो परीक्षा की तैयारी में 20 से 30 अंक, अभी तक आप जितना ला पा रहे थे, चाहे कहीं टेस्ट सीरीज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, 20 से 30 अंक की गारंटी कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे आके उसको देख लेंगे, आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। GS पार्ट सेकंड की अलग प्लेलिस्ट है 40 नंबर के लिए, PGT तक की, ठीक है, 6 से 8 से लेकर PGT तक की। साथ में PRT की अलग प्लेलिस्ट है और 6 से 8 मैथ साइंस का अलग से चल रहा है। तो सभी लोग जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।